तो आज हम देखेंगे अगली पॉलिटिकल साइंस में। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है तो उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे 46 आर्टिकल से आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 45 तक हमने डिस्कस कर लिया है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम वही आर्टिकल्स वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें देखा जाए तो हमने कुछ छांट के रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग छोड़ देंगे। जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिससे ज़्यादा एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छी से अच्छी नॉलेज अपनी गेन कर सकें और अच्छी अच्छी चीज़ें जान सकें जो भी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन कभी भी पूछे जाते हैं। तो आज हम समझते हैं थोड़ा पीछे हमने जितना हमने अभी तक पढ़ा है तो हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं बहुत फास्ट तरीके से। सबसे पहले देखा जाए तो हमने पार्ट फर्स्ट में देखा जाए तो हमने सबसे पहले हमने यूनियन कॉन्फेडरल यूनियन के बारे में और देखा था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो आर्टिकल 2 के हिसाब से पता है किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकते हैं, और आर्टिकल 3 के हिसाब से उसकी बाउंड्री नेम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फिर देखा जाए 4 के हिसाब से कितने एमएलए होंगे किसी स्टेट में, उसके बारे में बात की गई है। और देखा जाए हमने आर्टिकल 5 से 11 तक के अंदर देखा जाए तो वहाँ हमने देखा था सिटीजनशिप के बारे में। 5 के बारे में देखा जाए सिटीजनशिप के बारे में, बर्थ प्लेस के हिसाब से देखा जाए, बर्थ पेरेंट के हिसाब से कोई भी 5 साल अगर जो पहले जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्योंकि पहले 5 साल से पहले से रह रहा है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें देखी थी। और देखा जाए 6 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर जो पाकिस्तान से आता है तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके लिए अभी देखा जाए उसकी डेट निर्धारित थी। 7 में देखा जाए तो हमने कोई भी इंडियन अगर जो कोई भी जाता है विदेश में, सॉरी अगर पाकिस्तान में जाता है 7 में, तो वहाँ पे उसमें बात की गई थी कि अगर जो वापस आता था तो उसको मिल जाए 6 महीने बाद। 8 में देखा जाए तो 8 में हमने देखा था कि उसकी सिटीजनशिप बनी रहेगी अगर जो जब तक वह दूसरे देश में रहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, वो जब तक दूसरे देश की एक सिटीजनशिप नहीं लेता है। 9 में देखा जाए तो 9 में हमने देखा था कि उसकी सिटीजनशिप बनी रहेगी जब तक वह दूसरी देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा जाए तो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। और 10 में देखा जाए जब तक उसकी सिटीजनशिप रहेगी जब तक वो देश विरोधी काम नहीं करता। 11 के हिसाब से देखा जाए तो 11 में सिटीजनशिप के बारे में पार्लियामेंट सिस्टम नियम बनाती है। 1955 में बनाया गया था। ठीक है, और फिर इसके बारे में देखा जाए फिर 12 में हमने देखा था स्टेट की डिफिनेशन देख रखा था। फंडामेंटल राइट के बारे में पार्ट थर्ड में बात की गई थी 12 से 35 तक में, तो पार्ट थर्ड में हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 13 में डेरिवेशन के बारे में बात की थी। 14 के बारे में देखा जाए तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात की गई थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात की गई थी। ठीक है, 15 के बारे में देखा जाए आपने तो 15 के बारे में हमने देखा था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, जन्म स्थान प्लेस बर्थ कास्ट इसके हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। और 16 के अंदर देखा जाए और इसमें देखा रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। 16 के बारे में देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की गई थी। 17 के बारे में देखा जाए उसमें अन्य टचेबिलिटी के बारे में बात की गई थी। 16 17 के बारे में। 18 के बारे में देखा जाए तो कोई भी अगर जो कोई भी अगर उसको मतलब जैसे मान लीजिए भारत रत्न या ऐसी कोई भी उस तरह की उनको अवार्ड मिलते हैं तो वो अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते हैं, बल्कि डिग्री अगर एजुकेशनल डिग्री है तो लगा सकते हैं। 19 के बारे में देखा जाए तो 19 में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें थी। 19 में हमको ये रीढ़ बोलते हैं, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। तो इनमें देखा जाए तो 19-20 के बारे में देखा जाए तो हमने 20 के बारे में देखा था कि जो कोई भी का जो गलत काम करेगा तो उसको उसी के हिसाब से उस टाइम के हिसाब से लॉ के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। 21 के बारे में देखा जाए तो हमने इसमें देखा था, और 21 के बारे में एजुकेशन के बारे में बोला था। और 22 के बारे में देखा जाए तो अरेस्ट के बारे में देखा था। ठीक है, और देखा जाए 23 के बारे में तो हमने इसके अंदर देखा था कि कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह नहीं कर सकता है। तो 23A के बारे में देखा जाए तो हमने देखा था कि सब चीज़ें जब 23A के अंदर कोई भी व्यक्ति मतलब अगर जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में उसको फोर्स काम कराया जा सकता है,
लेकिन ऐसे 23 के बारे में कहा गया था कि ऐसे फोर्स काम नहीं करा सकते, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम में करा सकते हैं। और 24 के अंदर देखा था कि हम बच्चों से काम नहीं करा सकते, माइनिंग वाइनिंग में काम नहीं करा सकते, डेंजरस काम नहीं करा सकते। 25 से 28 तक में हमने देखा था रिलीजन के बारे में बात करके रखा था, ठीक है, 28 के अंदर, ठीक है। अब फिर 29 के बारे में देखा जाए तो कोई भी माइनॉरिटी अगर जो व्यक्ति का जो एजुकेशन लेना चाहता है तो कहीं भी ले सकता है, लेकिन 30 के अंदर वो कोई भी मतलब खुद का स्कूल कॉलेज खोल सकता है, गवर्नमेंट उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। फिर इसके बाद में हमने फिर 31 के अंदर देखा जाए तो हमने देखा था रिट के बारे में बात की गई थी, 32 के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई थी। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। अब हम समझते हैं, तो आज हम समझेंगे यानी 45 सिविल कोर्ट इसमें बात की गई थी, मार्शल लॉ के बारे में बात की गई थी, सब चीज़ें इसमें बात की गई थी। तो अगर जो आपने उन आर्टिकल्स उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से रेट के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में 36 से 51 तक के अंदर जो बात की गई है, ठीक है। जैसे देख लिया जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हम लोग 36 के बारे में स्टेट के बारे में बात की है। आप 37 के अंदर बात की गई थी कि आप कोर्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो भी नियम दे के रखा है तो उनको आप लोग कोर्ट में आप लोग नहीं मुकदमा या कुछ भी केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। उस स्टेट के बारे में बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इस पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अब हम समझते हैं, आज देखते हैं हम लोग आर्टिकल 46 से लगा के जहाँ तक हम वो डिस्कस करेंगे उतना कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 46 के अंदर हम देखा जाए तो उसमें आप लोग रिवीजन के बारे में रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 46 के अंदर रिजर्वेशन तो आपको पता है, SC ST के रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले देखा जाए इसको ज़रूरत क्या पड़ी, और ये सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था रिजर्वेशन, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। ये तो सबसे ज़्यादा क्या है कि सबसे ज़्यादा ये पॉलिटिकल बन गया है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स को फ़ायदा होता है। अगर जो इसको फ़ायदा नहीं होता इससे तो पॉलिटिकल लीडर को तो ये ख़त्म कर दिया गया होता अभी तक, लेकिन इसके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर को फ़ायदा होता है, इसलिए इसको रिजर्वेशन को हर बार 10 साल के लिए बढ़ा देता है। यहाँ तक कि अभी मोदी जी ने भी बढ़ा के रखा है इसको 10 साल में, ठीक है। तो इसके बारे में देखा जाए रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है 46 आर्टिकल 46 के अंदर, ठीक है। अब हम समझते हैं 47 के आर्टिकल 47 के अंदर क्या बात की गई है। तो इसमें देखा जाए तो मिड डे मील की बात की गई है। सबसे पहले मिड डे मील की बात की गई है, यानी जो स्कूलों में खाना वगैरह मिलता है, ठीक है। तो इसमें बात की गई है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्ट क्या किया गया है, इसमें एल्कोहल के बारे में मतलब शराबबंदी की बात की गई है इसमें, और इसमें जहरीली जो मतलब नशीली दवाएं हैं इनको प्रतिबंधित किया गया है। एल्कोहल के बारे में बंद कर दिया गया है, और जो मेडिसिन होती है, नशीली दवाएं होती हैं, उनको रोका गया है इसके अंदर, ठीक है। 47 के अंदर आर्टिकल 47 के अंदर बात की गई है। और सबसे आपको बेहतर पता ही है कि नशीली दवाएं जो शराब के जो अगेंस्ट थे तो ये गांधी जी थे। तो इसमें देखा जाए तो अगर जो कभी भी ऐसे आर्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गांधी जी से संबंधित कौन से आर्टिकल गांधी जी के थॉट से संबंधित है, तो एक इनमें से 47 भी है गांधी जी से के थॉट से संबंधित। वो शराब का बिल्कुल पक्ष नहीं लेते थे, ठीक है। तो इसलिए देखा जाए तो 47 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग 48 के बारे में। 48 के बारे में कहा गया है, इसके अंदर कहा गया एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है, नाबार्ड के बारे में बात की गई है। एग्रीकल्चर जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में एग्रीकल्चर से संबंधित, तो उसमें जब राइटिंग से संबंधित होता है, UPSC वगैरह में पूछते हैं, तो वहाँ पे आप लोग जब भी लिखिए तो आप बहुत सारे जब आप एग्जाम राइटिंग करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि आर्टिकल 48 के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है, बहुत आप लोग बता सकते हैं। तो इसका मतलब सब लोग मतलब सब चीज़ में मतलब
मैच करके सब चीज़ इकट्ठा करके लिखा जाता है क्वेश्चन, तो उसमें आपके जो नंबर हैं उसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी इसमें बोला गया है 48 के अंदर में एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से संबंधित आप लोग देख लीजिए, एग्रीकल्चर से संबंधित एनिमल यानी पशु तो है ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर देखा जाए तो बैल गाय वगैरह, और इसमें देखा जाए तो दुधारू जानवरों की बात की गई है, आर्थिक इकोनॉमिकल एनिमल्स की बात की गई है, जो भी मतलब दुधारू जो भी इकोनॉमी से संबंधित जानवर हैं उनकी बात की गई है आर्टिकल 48 के अंदर। इसके जो भी दुधारू इकोनॉमी से संबंधित जो भी एनिमल संबंधित है तो उनको आप लोग मार नहीं सकते, इसमें वो बात की गई है 48 के अंदर। लेकिन बात यहाँ भी है कि इकोनॉमी जैसे मान लीजिए दूध से संबंधित गाय हो गई आपको, इसको नहीं मार सकते, इसमें बात की गई है। लेकिन ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर बात की गई है। और इकोनॉमी से संबंधित देखा जाए तो गाय अगर दूध नहीं देती, उससे गोबर वगैरह उसके सब कुछ इकट्ठा होता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, गैस बनाई जा सकती है, देखा जाए गोबर गैस भी बनाई जाती है बहुत जगह ऐसी। तो इसमें 48 के अंदर बात की गई है एग्रीकल्चर से संबंधित, इसमें नाबार्ड से संबंधित बात की गई है। अब देखा जाए तो 42 अमेंडमेंट जब हुआ था, यानी 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, ये स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, तो इनके टाइम में हुआ था। इसमें पर्यावरण के बारे में भी बात की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि 48A के अंदर क्या बात की गई है। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो 48A के अंदर बात की गई है स्टेट इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में बात इसलिए की गई है क्योंकि इसमें स्टेट की जिम्मेदारी बताई गई है। अब स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन्वायरमेंट के बचाए और जंगली जानवर जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनको बचाए। इसी में देखा जाए तो NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, इसको पता होगा 2010 में बनाया गया था, आदर्श गोयल जो इनके डायरेक्टर थे, ठीक है, अभी भी हैं। तो ये NGT से संबंधित जो भी बताया गया तो ये आर्टिकल 40A के अंदर बताया गया है। लेकिन इसमें बात तो की गई है, लेकिन आपको पता है कि इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मतलब कि इसमें गवर्नमेंट फोकस दे भी सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर है कि नहीं भी दे सकती है। इसलिए देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे चीज़ें ऐसे कमेटी बनाती है, बहुत सारे ऐसे फोकस के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑफिसर्स, मतलब बहुत सारे पुलिस देखा जाए तो जंगल में सेफ्टी करते हैं जानवरों की, कोई काटे ना, कोई जंगल ना काटे, कोई भी जानवरों को ना मारे। इसलिए देखा जाए तो इसमें 40A के अंदर बात की है। तो आप लोगों को जो कभी भी आंसर लिख सकते हैं, तो अगर जो आप उसमें मेंशन कर देंगे आर्टिकल 40A के बारे में, तो आपको ज़्यादा जानकार माना जाएगा कि हाँ आपको पता है पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी और आप बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 40A के बारे में अंदर बात की है, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि स्टेट इन्वायरमेंट को सेव करे और जंगली जानवरों को सेव करे, उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि देखा जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मतलब विलुप्त हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मतलब विलुप्त होने की कगार में हैं। तो इसमें बात की गई है 48A के अंदर बात की गई, 48A के अंदर बात की गई है इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। और जिसमें NGT भी आ गई, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब बहुत सारे, अब देखा जाए हमने देख ली, जैसे 48 के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते रहते हैं कि मुसलमान गाय वाय काटते हैं, या देखा जाए बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें देखा जाए तो एग्रीकल्चर के बारे में बात की है। सबसे पहले तो देखा जाए कि ये 40A के अंदर बात की गई है एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन कंडीशन क्या है। अब भाई आप लोग देखिए कि जो भी गरीब लोग हैं वही गाय पालेंगे, और जो अमीर होंगे वो थोड़ी ना गाय पालेंगे, वो तो अपना बिजनेस करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने गाय पाला, अब वो उसने दूध देना बंद कर दिया, उसे खिलाने पिलाने के लिए भी घास चाहिए, सब कुछ, तो पैसे में भूसा खरीदना पड़ेगा, सब कुछ खरीदना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब गाय पालते हैं, तो वो जब उनका जब इनकम नहीं होने लगता उससे, तो उनको बेच देंगे, क्योंकि भाई उनका कंडीशन यही है, पेट उसी से पालते हैं। दूध जब तक होता था बेचते थे, जब तक उनका घर चलता था। अब मान लीजिए उन्होंने बेच दिया, अब जिसने बिजनेस करके रखा है तो वो तो भाई खुद का गाय तो काटेगा नहीं,
वो तो किसी को ज़बरदस्ती काटेगा नहीं, लेकिन वो दूसरे से कटाता है। अब मान लीजिए जिसको काम में रखा है वो भी कोई ना गरीब होगा, तो मुसलमान मान लीजिए रख लिया मुसलमानों को काटने के लिए, तो उसको जब काटने के लिए रख लिया तो वो उसका भी काम है, क्योंकि वो अगर जो नहीं काटेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसको इससे इनकम होती है, जिसका बिजनेस है वो तो नहीं काटता है। मान लीजिए किसी को अगर जो उसका बिजनेस उसका काम ही है, तो वहाँ पे देखा जाए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसमें एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई, इसलिए गवर्नमेंट अब यहाँ पे देखा जाए तो अभी आपने देखा होगा स्लॉटर हाउस, गाय वाय जहाँ पे जानवर काटे जाते हैं वो स्लॉटर हाउस में काटते हैं। स्लॉटर हाउस में पहले 20% मतलब टैक्स था, लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो 5% कर दिया टैक्स। इसका मतलब यही सीधा पता चलता है कि भाई स्लॉटर हाउस का बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा फोर्स कर रही है, क्योंकि अगर जो पहले 20% में था 5% में क्यों कर दिया? अगर 5% का मतलब है कि स्लॉटर हाउस को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए देखा जाए तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए इसका 5% में इसको टैक्स कर दिया पहले 20% की जगह। तो गवर्नमेंट भी देखा जाए तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर जो गुनाहगार है तो गवर्नमेंट को कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है तब तो लोग कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ही इनको अगर जो गाय को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गोबर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे प्रोड्यूस होती हैं, मिल्क हो गया, उससे घी वगैरह बटर पनीर सब कुछ बनता है, तो उससे गवर्नमेंट चाहे बना सकती है, लेकिन गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस को बढ़ावा दे रही है। इसका मतलब 20% पहले टैक्स था 5% कर दिया, तो स्लॉटर हाउस तो ओपन होंगे नए नए, और नए नए होंगे तो जानवर तो कटेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो खुद से पहले सोचना चाहिए और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करना चाहिए, दूसरे के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। ठीक, अब हम समझते हैं 49 के बारे में। आर्टिकल 49 इसमें बोला गया है नेशनल इम्पोर्टेंस के जो मोनूमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात की है। आपने देखा होगा यूनेस्को के बारे में इसी में बात की गई है। यूनेस्को में यहाँ पे देखा जाए तो हमारे देश में इस टाइम पे 40 यूनेस्को हेरिटेज हैं, और उनमें आपको नाम बताना है कि एक मिक्स हेरिटेज है वो कौन सी है, उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे 49 के बारे में, 49 के अंदर नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में बात की गई है। नेशनल इम्पोर्टेंस के जो मोनूमेंट्स हैं, जैसे आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे हैं ताजमहल, इंडिया गेट जैसे ये हैं, तो इनके बारे में बात की गई। इनको गवर्नमेंट को सेफ्टी रखनी है, लेकिन ये क्या है कि भाई इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रखा गया है। तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको सेफ्टी दे भी सकती है कि नहीं दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को इसको बेनिफिट है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों से, जितने भी ये मोनूमेंट्स हैं, तो इनसे बेनिफिट है, इनसे टिकट खरीदते हैं लोग, घूमने जाते हैं, इनसे बेनिफिट है। इसीलिए देखा जाए तो गवर्नमेंट इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। यहाँ सुरक्षित सफाई वगैरह सब कुछ कराती है, और पुलिस भी यहाँ पे सेफ्टी के लिए रहती है ताकि कोई तोड़े फोड़े ना। तो ये आर्टिकल 49 के अंदर कहा गया है नेशनल इम्पोर्टेंस के मोनूमेंट की सुरक्षा देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कहा गया है, लेकिन ये नेशनल, ये जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कहा गया है। और यहीं पे देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी बारे में बात की गई है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में बात की गई है, तो उसको बचाया गया है। ठीक है, तो यहीं पे बात की गई है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपने पहले देखा होगा कि ताजमहल, तो भाई ताजमहल के बारे में तो सब कोई जानता है। अब घटिया ताजमहल, तो घटिया ताजमहल जो था तो औरंगजेब ने अपनी बीबी के लिए बनवाया था। उनमें से देखा जाए रजिया के लिए भी बनाया गया है पुरानी दुरानी का मकबरा। ठीक है, और द्वितीय ताजमहल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और देखा जाए तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे देश में हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत नष्ट हो गई हैं, लेकिन जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मेन पॉइंट्स को बचाने के लिए बात की गई है, ये आर्टिकल 49 के अंदर बात की गई है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, और जब कहीं भी आप आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में कि आर्टिकल 49 के अंदर ये बात की गई है, ताकि आपका जो आंसर हो वो मजबूत बन जाए और आपके जो अंक देने वाला हो एग्जामिनर वो अच्छे आपको अंक दे सके।
और जानना भी चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं, ये आपको हो गया। अब समझते हैं हम लोग 50 के बारे में। 50 के अंदर क्या कहा गई है। 50 के अंदर देखा जाए तो यहाँ मतलब सभी चीज़ों को अलग कर दिया है। जैसे मान लीजिए आपने लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है इनको, न्यायपालिका और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को, ठीक है, सबको इनको अलग कर दिया गया है। इस आर्टिकल में बात की गई है 50 के अंदर, यानी 50 के अंदर, आर्टिकल 50 के अंदर ये बात की गई है अलग करने की बात। तो आपको सिंपल से आप याद करना चाहते हो तो आप आराम से याद कर सकते हैं। सबको मतलब 50-50 यानी अलग अलग कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल 50 के अंदर बात की गई है। इसी में देखा जाए, अब हम समझते हैं अगला, यानी 51 के अंदर क्या बात की गई है। आर्टिकल 51 के अंदर देखा जाए इंटरनेशनल पीस के बारे में बात की गई है। इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी के बारे में बात की है। आपने देखा होगा कि इस टाइम पे हमारे मोदी जी जो हैं बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इंटरनेशनल पीस के बारे में, ठीक है। और आप इनको महात्मा गांधी जी को तो जानते होंगे, उन्होंने पीस के बारे में बात की थी। तो हमारा जो देश है देखा जाए तो कंपेयर तो किया जाए दूसरे देशों से, तो हमारा देश पीस के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, शांति के लिए। क्योंकि हमारा देश इस टाइम पे देखा जाए, पहले आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में उस टाइम पे कितना प्रॉब्लम था, जब तालिबान के लोगों ने वहाँ पे अटैक कर दिया था। कितना जहाज़ प्लेन में लटक लटक के लोग जा रहे थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे कब्जा तो कर लिया, अपनी गवर्नमेंट भी चलाने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस टाइम पे उनके खाने के लाले पड़े हैं। जब उनके खाने के लाले पड़े हैं तो इस टाइम पे उनके पास दवा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जो हमारी है तो उनके लिए बहुत सारा गेहूँ, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें, देखा जाए तो टीके, मतलब देखा जाए तो इसके लिए जो कोविड-19 के जो टीके होते हैं, ठीक है, वैक्सीन, तो इनके लिए बहुत प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पीस के हिसाब से देखा जाए हमारे इंडिया बहुत अच्छा काम करती है। तो इसलिए इसमें आर्टिकल 51 के अंदर इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी के बारे में बात की गया। और पहले भी देख लो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें हमने की थी जो पीस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। जैसे देखा जाए तो यूएनओ की सहायता के लिए हमारे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास कई बार किए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आर्टिकल 51 के अंदर आप लोग याद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल पीस के बारे में अगर कोई भी पूछ ले कि अच्छा आप लोग इंडिया में रहते हैं या आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आपको पता तो होगा इंटरनेशनल पीस के बारे में बात कहाँ की गई है, शांति के बारे में बात कहाँ की गई है पॉलिटिकल साइंस में। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि 51 के अंदर बात की गई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पीस बहुत ज़रूरी है। जहाँ व्यक्ति शांत होता है, जो देश शांत है, तो धीरे धीरे वही आगे बढ़ता है। क्योंकि जो मतलब क्रोध या बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा करने वाला कभी भी नहीं बढ़ता, थोड़ी देर के लिए बढ़ता है। आप चाइना को आप एग्जांपल ले लो। चाइना तो मतलब देखा जाए तो किसी को कर्ज देता है, दबा देता है, डेप्ट में दबा देता है दूसरे को। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे देखा जाए चाइना डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब पहले देखा जाए, पहले आप देखें तो श्रीलंका को पहले दिया था, कर्ज दिया था, और उसके बाद श्रीलंका डूब गया, उसकी इकोनॉमी डूब रही है। डूबा ही समझिए, क्योंकि वहाँ पे बाद में देखा जाए तो हम्बनटोटा उठा, बंदरगाह ले लिया उसने अपने 99 साल के लिए, ऐसे कुछ लिया था, तो उसने ले लिया। तो इस तरह देखा जाए तो जितने भी देश समझ रहे हैं चाइना को, तो इस टाइम पे देखा जाए तो चाइना की तरफ उनकी जो एग्रेसिव पॉलिसी होती है तो कम होने लगी है, यानी उसकी तरफ कम झुक रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे देश। अब चाइना को आप लोग इस तरह देखा जाए तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उसके तरफ कम झुक रहे हैं, और धीरे धीरे चाइना के जो कंडीशन है कुछ दिन के बाद बुरी हो सकती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी का साथ देना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 51 के ए के अंदर क्या की गई है। इसमें देखा जाए तो पब्लिक की ड्यूटी है, इसमें। उसमें देखा जाए तो हमने पहले देखा था 48 ए के अंदर हमने बात की थी कि वहाँ पे स्टेट यानी गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि इन्वायरमेंट के सेफ रखना, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवरों को सेफ रखना,
बल्कि यहाँ पे बात की गई है 51A के अंदर बात की गई है पब्लिक की ड्यूटी है इसमें इन्वायरमेंट को सेव करना और वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों को सेव करना, इसमें पब्लिक की ड्यूटी बताई गई है। आप किसी जंगली को जानवरों को मार नहीं सकते, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसमें बात की गई है। तो अगर जो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ये तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर बात की गई, डीपीएसपी के बारे में बात की गई है, के अंदर बात की गई है। तो इसमें क्या है कि अगर जो आप करते भी हैं इन्वायरमेंट को सेव तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड़ लगाते हैं। आप इसका बहाना लेके आप बहुत सारे ऐसे हैं तरीके जो आप लोग पेड़ लगा सकते हैं, इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। आप अपने बर्थडे में कुछ भी लगाइए, पेड़ लगाइए, या किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ ही जो गिफ्ट जो मतलब आपके लिए बेनिफिट हो, सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं, अगर जो आप चाहें तो कर सकते हैं, और अगर जो नहीं करना है तो फिर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमको हमारे लिए एनवायरनमेंट उतनी ही ज़रूरी है जितना देखा जाए तो हमारे जीवन, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो आप जिएंगे कैसे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के थोड़ी ना आप जी सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमको करना भी चाहिए। तो ये आर्टिकल 51A के अंदर बात की गई है, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में थोड़ा कुछ चीज़ें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखा जाए तो फंडामेंटल राइट देखा जाए पार्ट 3 के अंदर बात की गई है फंडामेंटल राइट के बारे में, लेकिन जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 के अंदर बात की गई है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट जो लिया गया है ये आर्टिकल 12 से 35 यानी 12 to 35 के अंदर बात की गई है, लेकिन जो डीपीएसपी है 36 से 51 के अंदर बात की गई है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट लिया गया है तो यूएसए से लिया गया, ठीक है। लेकिन जो डीपीएसपी है तो ये आयरलैंड से लिए गई थी, ठीक है। लेकिन जो आयरलैंड ने जो ली थी तो वो स्पेन से ली थी, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है तो ये आप कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट अगर जो आपको कोई भी नुकसान कर रहा है, कोई भी ऐसा मतलब काम कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति, तो आप गवर्नमेंट यानी कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट के तहत, ठीक है। लेकिन अगर जो आपको डीपीएसपी है, मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी ऐसी आपने सोचा कि भाई हमको मकान मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट चाहेगी दे सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं भी दे सकती है। तो ये कोर्ट यहाँ पे डीपीएसपी बारे में आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेट के बारे में बात की गई है, लेकिन इसमें जो है ये पब्लिक के बारे में बात की गई है इसमें, ठीक है। पर्सन पब्लिक के बारे में बात की गई है, ये पर्सन्स के लिए है फंडामेंटल राइट, बल्कि ये जो डीपीएसपी है स्टेट के लिए है, आपको ध्यान रखना है। इसको प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी को जो है इसको प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है। ये इसमें देखा जाए सोशल वेलफेयर के लिए बात की गई है डीपीएसपी में, लेकिन उसमें देखा जाए पर्सन के लिए बात की गई है। ये डीपी जो फंडामेंटल राइट है ये बाई बर्थ मिल जाता है, आप जैसे भी बर्थ पैदा होते हैं वैसे ही मिल जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 332 के अंदर पावर है, और हाई कोर्ट देखा जाए 32 के अंदर तहत आप लोग फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में आप लोग 226 यानी 226 के तहत जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर जो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग ज़रूर देखिए, और बहुत सारी चीज़ें उसमें जाननी है, क्योंकि हम लोग जो भी रिवीजन करते हैं तो बहुत जल्दी रिवीजन करते हैं और उसमें हर चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। थैंक यू।